चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है केमिकल इक्वेशंस। तो सेम पहले ही चैप्टर का केमिस्ट्री का अपने 10th स्टैंडर्ड का ही टॉपिक है। क्लियर? तो केमिकल इक्वेशन की पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, तो केमिकल रिएक्शन तो हमें पता चल गया है। अब उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती है? तो सबसे पहले तो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं। जो भी एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है उसके हमें केमिकल फॉर्मूला लिखने पड़ते हैं। स्टेट्स लिखने पड़ते हैं, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वियस कौन से फॉर्म में है। फिजिकल कंडीशंस लिखनी पड़ती है कि कौन कितना टेम्परेचर देना पड़ रहा है, कितना हमें प्रेशर देना पड़ रहा है, वो सब चीजें इसके अंदर हम लिखते हैं। क्लियर? ये कुछ कॉमन केमिकल इक्वेशंस हैं जो आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है CO2। तो C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन और 2 यानी कि 2 ऑक्सीजन के यहाँ पे एटम्स हैं। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही है H2O, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम, ये वाटर हो गया। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिल जाए तो क्या बनेगा? शुगर्स, C6H12O6। उसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। क्लियर? और साथ ही साथ उसमें से क्या निकलेगा और क्या बनेगा प्रोडक्ट? वो है ऑक्सीजन। अच्छा, अब आप सोचोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये तो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल ही रहते हैं। वाटर वाटर वेपर के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में तो गैस के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। तो ये दोनों मिलके ग्लूकोज बन जाते होंगे? नहीं, सनलाइट भी देनी पड़ती है, हमें सन की एनर्जी भी देनी पड़ती है। फिर भी अगर आप सोचोगे कि तो दिन में क्या अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वेपर मिक्स हो जाए और सनलाइट की मदद से क्या वो ग्लूकोज बन जाएगी? नहीं, क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ती है। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो है वो लीफ के अंदर पाया जाता है और क्लोरोफिल है उसी की वजह से जो प्लांट के जो लीफ है वो ग्रीन कलर के नजर आते हैं। ठीक है? अच्छा, अब ये प्रोडक्ट्स देखिए। वही प्रोडक्ट्स जो प्लांट बनाता है वो हम लेते हैं। क्लियर? यानी कि हम प्लांट को खाते हैं, प्लांट के कुछ पार्ट को खाते हैं, उसमें ग्लूकोज रहता है। जो प्लांट ने ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया था वो हम ब्रीद आउट, ब्रीद इन करते हैं। क्लियर? और ये हमारे सेल तक पहुंचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बनाता है जो है एटीपी के फॉर्म में, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो प्लांट के रिएक्टेंट है और प्लांट के जो प्रोडक्ट है वो हमारे रिएक्टेंट है। तो इस हिसाब से हम एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। क्लियर? तो ये जो ऊपर वाला जो केमिकल इक्वेशन है वो है फोटोसिंथेसिस का, जबकि नीचे वाला रेस्पिरेशन का। और एक और केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है रस्टिंग ऑफ आयरन का। तो Fe सिंबल है आयरन का। क्लियर? अब आप सोचोगे आयरन में आई रख लेना था या IR रख लेना था, ये क्या नया रख लिया, लेकिन ऐसे कुछ नाम है जो आपने 9th में इसका नोमेनक्लेचर पढ़ रखा था। ओके, तो जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो Fe2O3 यानी कि रस्ट फॉर्म होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल इक्वेशन फिर से मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो जरा डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्वियसली क्या करते हैं, डिटेल में जाने के लिए एक एक वर्ड को समझते हैं। केमिकल है ना? तो केमिकल किसको बोलेंगे? कोई भी मटेरियल जो मैटर है उसको हम केमिकल कहेंगे। क्लियर? ये मैटर कौन से फॉर्म में अवेलेबल है? एलिमेंट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है, कंपाउंड्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और टोटल कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स हैं। ये रहे आपके सामने। क्लियर? अगर आप देखें सबसे पहले आपको कुछ जो पता होंगे वो एलिमेंट एक बार रिवाइज करते हैं। H हाइड्रोजन, उसके बाद Na सोडियम, K पोटेशियम, उसके बाद आगे बढ़े यहाँ पे Ca कैल्शियम, और यहाँ पे Cu कॉपर, और ये तो काफी फेवरेट है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये सारे के सारे आपको पता है। चलिए, तो 118 एलिमेंट्स आज की तारीख में है। अच्छा, अब ये देखिए, ये है ह्यूमन फिगर एंड रिप्रेजेंटेड बाय इट्स केमिकल कंपोजिशन। तो हमारी बॉडी का अगर हम एनालिसिस करें तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में 65% है।
अब जरूरी नहीं कि ये वाले पार्ट में ही ऑक्सीजन है, वो कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, और जरूरी नहीं कि सिर्फ O2 के फॉर्म में अवेलेबल, किसी के साथ बॉन्ड बना के भी हो सकता है। और सेम कार्बन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो ये हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और बाकी भी कुछ एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स है जो ट्रेस एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, तो केमिकल तो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं इक्वेशन की। तो इक्वेशन के अंदर आपको एक इक्वल जैसा वर्ड नजर आ रहा है, यानी कि हम केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट्स बनते हैं, और एक इज इक्वल टू का साइन की जगह हमारे पास जो है वो गिव्स टू का साइन है, लेकिन दोनों तरफ सेम होता है। तो ये लाइफ में भी अप्लाई होता है, आप जिस चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। चलिए, तो इक्वेशंस को भी समझते हैं, इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रीड करें, 2 + 2 = 4। अब सोचिए अगर मैथमेटिक्स इस तरह से होता पूरा तो कितना लेंथी हो जाता है ना, लेकिन हम उसको शॉर्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो 2 के लिए हमने एक सिंबल बना लिया, प्लस के लिए हमने एक सिंबल बना लिया, ठीक है, और इज इक्वल्स के लिए हमने एक सिंबल बना लिया। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद नीचे एक है 5 4s are 20, ये भी काफी लेंथी लग रहा है, इसको भी हमने शॉर्ट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए एक ऐसा सिंबल बना दिया जो कि एक्स से काफी रिसेंबल करता है। क्लियर। कभी कभी इक्वेशन सिंपल करने के बाद भी सिंपल नहीं होते, जैसे ये 9th स्टैंडर्ड में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वन डायमेंशनल मोशन के लिए है। अगर समझ में आ गया था तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है। अब सिंबल्स के जब तक आपको मीनिंग ना पता हो तब तक वो आपके लिए थोड़े एलियन ही रहते हैं। कुछ सिंबल थोड़े इंट्यूटिव होते हैं या फिर आप उसको समझ सकते हो। क्लियर ना। जैसे कि ये सिंबल देखिए, तो कहीं पे भी ये जो सिंबल है ना, इसको देख के प्ले जैसा दिख, आपको समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन आपने इसको बार बार यूज किया है तो आपको प्ले लग रहा है। लेकिन जबकि यहाँ पे कुछ सिंबल है, जैसे ये आपको मून का सिंबल लग रहा है। क्लियर। और यहाँ पे कुछ और भी कुछ सिंबल्स होंगे जो आपको लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, जैसे ये शायद कोई रॉकेट जैसा लग रहा है। क्लियर। तो ये भी कुछ पिक्चोरियल फॉर्म में भी है। तो कुछ सिंबल्स जो है वो उसको हम क्या करते हैं, आउटलाइन सिंबल बना दिए जाते हैं, और कुछ सिंबल एज इट इज पूरे ड्राइंग किए जाते हैं, और कुछ एकदम नए ही डिजाइन किए जाते हैं। जैसे ये हो गया स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर और स्टॉप का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको समझ पाते हैं। लेकिन अच्छा, ये देखिए अल्फाबेट भी एक तरह के सिंबल ही है। अच्छा, हम केमिकल इक्वेशन में हम कौन से सिंबल लेंगे, तो अल्फाबेट्स लेंगे, नंबर्स लेंगे, और कुछ मैथमेटिक्स के जो ऑपरेंट्स हो गए जैसे प्लस वगैरह हो गए वही हम लेंगे। अच्छा, अब ये जो केमिकल इक्वेशन है उसको जरा समझते हैं। सबसे पहले ये जो है हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, 1 और 2। क्लियर। ये जो है एक इंडिविजुअल हाइड्रोजन का एटम है। क्लियर। तो दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ H तो दिख रहा है, वो हाइड्रोजन का सिंबल है। एक 2 आगे है, एक 2 नीचे कहीं पीछे है। अच्छा, तो आगे वाले 2 को बोलेंगे कोएफिशिएंट्स, और ये जो पीछे वाले 2 को बोलेंगे सबस्क्रिप्ट, जो नीचे की तरफ है। क्लियर। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जब H2 लिखा है इसका मतलब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, जबकि आगे 2 लिखा है कोएफिशिएंट का मतलब ऐसे हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है। क्लियर। अब ये देखिए O2, तो O2 का मतलब दो ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1, यानी कि हमारे पास ऐसे कितने स्पीसीज है, एक ही है। क्लियर। सेम टू सेम 2H2O। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि H2 मतलब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे और फिर डायरेक्टली ऑक्सीजन, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपको ऐसा समझना होगा कि भाई एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और आगे वाला 2 ऑब्वियसली यही डिनोट करता है कि दो ऐसे मॉलिक्यूल्स है। क्लियर। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि वाटर कैसे फॉर्म होता है। तो इस वीडियो में आप देखोगे कि एक बोतल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस फिलअप की हुई है, और उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जा रहा है। तो उस इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद वाटर बनता है। लेकिन हालांकि टेम्परेचर इतना हाई होता है तो वाटर वेपर के ही फॉर्म में रहता है। और इसी प्रिंसिपल पे
जो है रॉकेट्स काम करता है। तो रॉकेट के अंदर फ्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। क्लियर? अच्छा, अब आप सोचोगे कि ये जो O2 कैसे पता चलता है कि O2 लिखना है या H2 लिखना है? क्योंकि आपने तो अभी तक यही पढ़ा है, हाइड्रोजन का सिंबल H है, ऑक्सीजन का सिंबल O है ना? तो आप तो यही सोचोगे कि भाई वाटर के लिए H प्लस O गिव्स H2O। क्लियर? लेकिन सवाल ये है कि कब हमें H2 लिखना है और कब सिर्फ H लिखना है। तो देखिए, जब हम रिएक्शन कर रहे हैं ना, उसी रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। जब आपने हाइड्रोजन लिया एज अ फॉर्म ऑफ गैस, तो वो हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं होता, H2 के फॉर्म में होता है। और जो ऑक्सीजन लिया वो भी O के फॉर्म में नहीं होता है, O2 के फॉर्म में अवेलेबल होता है। क्लियर? अच्छा, ऑक्सीजन और कौन से फॉर्म में अवेलेबल होता है? तो O3 के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, ओजोन कहा जाता है। क्लियर? अकेला ऑक्सीजन जो है हाईली अनस्टेबल है, वो ऐसे रह नहीं सकता, आजू बाजू में जो भी उसको एलिमेंट मिलेगा उसके साथ वो बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में अगर आपने पढ़ा होगा, एटॉमिसिटी नाम का एक टॉपिक था, उसमें आप अगर रिवाइज करना चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में रहेगा, उसके अलावा हाइड्रोजन है H2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, नाइट्रोजन N2, है ना? तो ऐसे कुछ है, और ये कुछ कॉमन है, ज्यादा आपको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आ जाएगा। और भी कुछ है, जैसे सल्फर अगर आप नेचर में से लाओगे, है ना, अवेलेबल जो भी, तो वो S8 के फॉर्म में अवेलेबल होता है। सेम टू सेम फॉस्फोरस भी जब आप नेचर में से लाओगे तो वो P4 के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ज्यादा अभी तो मैं कह रहा हूँ, फिर से आपको लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको ही समझ में आता जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि O2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम जब ऑक्सीजन गैस कहीं से भी लाते हैं, है ना, तो वो O2 ही होती है, O नहीं होता है। चलिए, अच्छा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। तो हमारे बुक में टोटल 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दे रखे हैं, वर्ड इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन एंड बैलेंस इक्वेशन। तो एक एक करके देखते हैं। वर्ड इक्वेशन, तो वर्ड इक्वेशन मतलब सिंपल डिस्क्राइब कर दिया, जैसे कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हीट, ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। क्लियर? तो ये मैग्नीशियम के रिबिन है, ऑक्सीजन कहीं से भी ले लो कोई जरूरत नहीं है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और ढेर सारी हीट निकलेगी और व्हाइट फ्लेम के साथ। आपने देखा होगा वेल्डिंग का, अगर कहीं पे देखा होगा तो, है ना, तो वो भी एकदम व्हाइट लाइट निकल रही है। तो वैसा ही है, हाई टेम्परेचर होता है। तो अगर मैग्नीशियम रिबिन का एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी बरतिएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे फ्लेम का कलर भी बदलता रहता है। व्हाइट फ्लेम यानी सबसे हॉटेस्ट फ्लेम होता है। अगर आप सन को अर्थ के बाहर जाके देखोगे ना, तो सन भी आपको येलो या ऑरेंज नजर नहीं आएगा, बल्कि व्हाइट कलर का नजर आएगा। क्लियर? चलिए, अब हम मैग्नीशियम वाला भी एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें तो टोंग्स का इस्तेमाल करें, और जो फ्लेम है जो बंसर बर्नर की, वो भी ब्लू हो, तो ही मैग्नीशियम स्ट्रिप जो है वो बर्न हो पाएगी। क्लियर? उसके अलावा जब भी आप मैग्नीशियम रिबिन को बर्न करें तो बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से घिस ले, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। क्लियर? तो सैंड पेपर को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अगर सैंड पेपर समझ में नहीं आ रहा तो काच पेपर या काट पेपर ऐसे कुछ बोला जाता है, रस्ट पेपर भी बोला जाता है। इन जनरल लोहे की जो चीजें हैं जिसपे जंग लग गया है, तो उसको पहले घिसा जाता है और फिर उसके बाद पेंट लगाया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की। तो स्केलेटल, ऑब्वियसली जो हमारा स्केलेटन है वैसा ही है, ये आपको एक फ्रेमवर्क देता है। यहाँ पे आपको ये नहीं बताया जाता है कि कितने हम मॉलिक्यूल्स लेंगे तब जाके रिएक्शन होगा। जबकि जैसे कि मैग्नीशियम, उसका सिंबल है Mg, ऑक्सीजन उसका सिंबल यहाँ पे हो गया O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका फॉर्मूला हो गया MgO। लेकिन अगर आप काउंट करोगे ना, तो मैंने अभी बताया था ना कि इक्वेशन में इक्वल होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक Mg है, यहाँ पे एक Mg है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन जो है वो गायब नहीं हुआ है। क्लियर? हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। आप इसको इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते कि चलो एक ऑक्सीजन रह गया था तो मैं ऐसे लिख दूं। क्लियर? तो ये हो गया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन।
चलिए, तो स्केलेटल इक्वेशन को हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अब बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस करने की जरूरत क्या है, क्यों है? तो एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये क्या कह रहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ऐसा ही इक्वेशन आपने और भी पढ़ रखा है, और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेम टू सेम इसमें भी होता है कि जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कभी भी मास जो है वो ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। हालांकि ये दोनों लॉ कुछ थियरीज के हिसाब से गलत भी हो जाते हैं। कहने का मतलब एनर्जी और मास एक दूसरे में कुछ हद तक कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये उसका एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू mc²। क्लियर? तो ये हो गया हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम हमारा यही था कि लेफ्ट हैंड साइड 2 ऑक्सीजन है जबकि राइट हैंड साइड एक ही ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला को तो नहीं बदलेंगे। अगर फॉर्मूला को बदल दिया तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम आगे सिर्फ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने 2 mgO किया तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 mg हो गए, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में 1 mg था, तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप काउंट करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा 2 mg, 2 mg, 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन। हाँ, एक और खास चीज, जब ये कोएफिशिएंट हम लगाते हैं तो पूरे के पूरे इक्वेशन, पूरे के पूरे फॉर्मूला पे अप्लाई होता। क्लियर? तो काफी सिंपल था बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यही फोटोसिंथेसिस वाला ही है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट होते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो व्हाइट डॉट हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक कार्बन को और ब्लू ऑक्सीजन को। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया C और O2। ये हो गया वाटर का, तो H और H2O। और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, और ये ऑक्सीजन का। और काउंट करोगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे। तो अगर आप कर सकते हो तो पॉज करके ट्राई कीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि क्या क्या मल्टीप्लाई किया जाए फॉर्मूला में तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है? वरना ये नेक्स्ट स्लाइड में तो आपको बता ही रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने क्या किया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लिए, 6 वाटर के मॉलिक्यूल लिए, तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना और 6 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बने। पॉज करके आप काउंट कर सकते हो, इन केस कोई मिस्टेक रह गई तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 6CO2 मतलब ये एक CO2, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, जबकि यहाँ पे ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर? चलिए, वैसा ही हमने ऑलरेडी देख रखा है कि इसमें किस तरह से बैलेंस होता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बनता है। क्लियर? तो केमिकल इक्वेशंस काफी सिंपल है। ये देखिए कितने सिंपल सिंपल से केमिकल इक्वेशंस है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर? बस मैं तो यही कहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए। लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि पसंद आया है कि नहीं आया। क्लियर? और आपको लग रहा है कि आपको अच्छा लगा है तो दूसरों को भी इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, हेल्प मिलनी चाहिए। लॉकडाउन का अभी जो टाइम चल रहा है, ठीक है, तो आप शेयर भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करते रहेंगे तो जो नए वीडियोस आएंगे तो वो आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। कमेंट में क्वेरीज है, बहुत सारी चीजें हैं, फीडबैक भी है, सब कुछ आप मुझे बता सकते हैं। और बस खुश रहिए, माहौल थोड़ा जो है कैसा भी हो, ठीक है, आपकी हालत जो है वो एकदम तंदुरुस्ती रहनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।